आज के इस फल महत्वपूर्ण वर्कशॉप जो आपने आयोजित की है और हमारे चीफ गेस्ट तो सराहनीय है और जी हमारे गेस्ट ऑफ माननीय भिखूराम जी दादा दाते साहब जो वर्तमान डीएनटी डेवलपमेंट वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इसके पूर्व वो एनसीडीएनटी के चेयरमैन रह चुके हैं और राष्ट्रीय संगठन डीएनटी डीसी काउंसिल के अध्यक्ष रहे। मैं उनके साथ में श्री अनिल फड़ जी और प्रोफेसर सिरमल्ली जी, वाई वेंकट नारायण जी, के स्वामी जी, श्री डी नरसिम्हा राव जी, श्री मल्लिकार्जुन राव, श्री लक्ष्मीनारायण सिंह दादा, श्री AR वेंकटेश्वरलू, ओके, सम्मानित मंच, भाइयों एवं बहनों, आज की इस वर्कशॉप में जो एक प्रमुख प्रॉब्लम, एक शिकायत आई है कि तेलंगाना स्टेट से कुछ जातियां नेशनल कमीशन जो इदाते कमीशन के नाम से है उसकी लिस्ट से कुछ जातियां वंचित रह गई उनमें शामिल होने से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने एक ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की थी। ड्राफ्ट लिस्ट में ये तय हुआ था कि हमें किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से, राज्य सरकार से, ब्रिटिश गजेटियर से, डोजियर से या किसी भी सोर्स से जिन जातियों का नाम हमें मिलता है पहले हम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनको भी हम शामिल करेंगे। इसके बाद उसका वेरिफिकेशन हम राज्य सरकार से कराएंगे। राज्य सरकारों से जो हमें लिस्ट मिली थी, आफ्टर वेरिफिकेशन, इसमें जो आपके तेलंगाना की लिस्ट है उसमें ड्राफ्ट लिस्ट को उन्होंने वेरीफाई किया था, लेकिन हमारी कमीशन की रिपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें कुछ जातियां वंचित हो गई, जिसे पुसाला कम्युनिटी मुख्य है। इसके अलावा 7-8 जातियां और भी हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र से लोधा कम्युनिटी भी वंचित हो गई है, कुछ और कम्युनिटी भी वंचित हुई हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार निश्चित रूप से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, माई सेल्फ और मेंबर सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। दादा इदाते साहब हम जानते हैं कि कितने उन्होंने दिन रात मेहनत की है, कितना उनमें विल पावर है, इसका अंदाज़ा हमको बहुत से आप लोगों को भी होगा। इन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। दुर्भाग्य ये रहा कि जब ये कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो रही थी उस समय डिप्टी सेक्रेटरी कोई था ही नहीं। मैं रिटायर्ड हो चुका था और पुनर्ज्वाइनिंग किसी की भी नहीं हुई थी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आप ये समझिए कि जब नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन 1993 में हुआ था, तब से आज तक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रोसेस लगातार चल रहा है। ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दादा इताते कमीशन की रिपोर्ट से अगर कोई जातियां वंचित रह गई हैं, छूट गई हैं, तो उनका इंक्लूजन नहीं हो सकता है। निश्चित हो सकता है। हमारी कोशिश ये होगी कि वर्तमान डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसकी जो वर्क प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी है, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हम तैयार करें और उसका बाकायदा मिनिस्ट्री से अप्रूवल लें। जितने भी प्रत्यावेदन मिलें, ना केवल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बल्कि अन्य राज्यों से भी जो वंचित जातियां हैं, घुमंतु जातियां हैं, डिनोटिफाइड कास्ट कम्युनिटीज, ट्राइब्स हैं, इन सब का सम्मेलन संभव होगा, निश्चित होगा। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब 1993 से आज तक NCBC लगातार इंक्लूजन करता जा रहा है। ये कमीशन ही 3 साल के लिए बना था। उस 3 साल में जितना काम मैक्सिमम हो सकता था वो हमने पूरी कोशिश की है। दादा इदाते साहब ने पूरी कोशिश की है। देखिए, पहली जो सेंट्रल लिस्ट डिनोटिफाइड ट्राइब या एक्स क्रिमिनल ट्राइब के लिए थी, सेंट्रल लिस्ट, उसको एंगर कमेटी के नाम से जाना जाता है, 1949-50 में बनी थी। उन्होंने केवल 127 क्रिमिनल ट्राइब्स की पहचान की थी, इससे ज़्यादा नहीं की थी। इसके बाद आपके आंध्र प्रदेश, तब तमिलनाडु, इसमें तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था, यहाँ के प्रोफेसर लोगों ने, विद्वान लोगों ने 152 जातियों की पहचान की। इसके बाद 198 जातियों की पहचान की थी, ट्राइब के जो क्रिमिनल ट्राइब के रूप में थे। उसमें नॉन स्टिग्मेटाइज्ड जो कम्युनिटी ट्राइब थे वो शामिल नहीं थे। ये केवल क्रिमिनल ट्राइब के लिए था।
इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक सेंट्रल लेवल पे रेंके कमीशन जो बना हुआ था, उन्होंने केवल 15 स्टेट का विजिट किया था, केवल 15 स्टेट का। और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें जातियों का एक सम्मेलन था। लेकिन हमारा जो कमीशन दादा इदाते कमीशन था, इन्होंने 1600 से ज़्यादा जातियों की पहचान की, उसको शामिल किया। दुर्भाग्य से इसके बावजूद जो कुछ जातियां छूट गई हैं, उनको हम एक साइंटिफिक तरीके से निश्चित रूप से शामिल कर पाएंगे। आपका सहयोग मिलना चाहिए। और आपका जो जुझारूपन है, जो जज्बा यहाँ पे है, इससे मैंने ये सीख ली है कि कम से कम उत्तर भारत में भी इसका जुझारूपन लोगों में होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। आप यदि जागरूक हैं, जो आप अवेयर हैं, तो निश्चित रूप से कुछ भी असंभव नहीं है। बात यह है कि एक साइंटिफिक तरीका हमको अपनाना पड़ेगा, उसका विधिवत अप्रूवल लेना पड़ेगा। मेथोडोलॉजी के लिए हम दादा साहब से संपर्क में रहेंगे, उनके साथ लगातार विमर्श करेंगे। एक जो प्रोसीजर अप्रूव कराएंगे, उसके तहत आप सबका सम्मेलन, कोई भी वंचित नहीं रहना पाएगा। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड DNT के लिए जो है, तब तक वो बेमानी है जब तक कि सारी जातियों की पहचान उसमें शामिल ना हो जाए। जितने भी नॉमेडिज्म हैं, जितने नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, जितने भी डिनोटिफाइड ट्राइब हैं, अगर कोई एक भी वंचित हो गया तो वो सामाजिक न्याय से वंचित हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम एक बहुत इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे और कोई भी वंचित नहीं रह पाएगा। आपके जो भी सुझाव बीच बीच में मिलेंगे, हम उसको शामिल करेंगे। हमारे कुछ मित्र, हमारी कुछ बहनें जो अदर स्टेट से हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हैं, इनके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। That philosophy of social justice is that if any community, tribe or caste becomes backward or become out of margin due to any social reason, they must be mainstreamed by the legal provision. I am of the view of that, such as definition and criteria of nomadic tribe, maybe sir, who are nomadic or who were nomadic before enactment of the Criminal Tribe Act 1871, either stigmatized, that means criminal, or non-stigmatized, means normal nomadic tribes. Since stigmatized nomads were kept in settlement colony, so they were forcibly settled. Entirely non-stigmatized nomads, if lead settled alive, they also might be treated as nomadic tribes. Historical nomads, likewise historically untouchable are SC, scheduled caste. अब दादा इदाते कमिटी दादा इदाते साहब खुद भी ये ओपिनियन रखते हैं कि जो भी हिस्टोरिकली नोमैडिक थे, जो हिस्टोरिकल नोमैडिक थे 1871 के पहले एटलीस्ट, दे मस्ट बी ट्रीटेड एज नोमैडिक ट्राइब। जैसे कि शेड्यूल कास्ट आज की तारीख में नो बडी इज अनटचेबल, क्योंकि अनटचेबिलिटी को आपने कॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो अनटचेबल तो आप नहीं है। बहुत से लोग अनटचेबल नहीं है, लेकिन अनटचेबिलिटी यानी एससी का उनको लाभ मिलता है। इसी तरह से यदि आपके किसी के एंसेस्टर पूर्वज नोमैड्स थे और नोमैडिज्म के कारण आप मेन स्ट्रीम से बाहर हट गए हैं, तो उनको भी नोमैडिक का एक लाभ तो जरूर मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय का सिद्धांत एटलीस्ट ये कहता है। दूसरी बात यह है कि ये स्टेट अभी हाल में अलग हुआ है, और नोमैड्स के साथ तो ये लिबर्टी है ना, वो किसी स्टेट में जा सकता है, किसी ज्योग्राफिकल एरिया में जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लिस्ट और भी ज़्यादा विस्तृत होनी चाहिए। यदि आंध्रा से कोई लोग आते हैं, जाते हैं, यहाँ से आते जाते हैं, तो उनका भी इंक्लूजन होना ही चाहिए, प्रिंसिपल ही ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि अगर अदर स्टेट से कोई नोमैडिक आ गए, गोमंतु जातियाँ आ गई, तो हमारा हक मारा जाएगा। उसका एक समाधान खोजा जाना चाहिए। दूसरी बात एक ये है कि जो अमालगमेशन, अभी सर ने कहा था, आपने भी कहा था कि जो एक अमालगमेशन है, अमालगमेशन ऑफ DNT, NT एंड SNT आर नीडेड टू बी एंडेड, इसका समाप्तिकरण होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और इसमें या तो फिर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये उप श्रेणी बननी चाहिए। जैसे कि हमारे कमीशन की रिपोर्ट ने एक रिकमेंडेशन ये दी है कि हमारे लिए एक थर्ड शेड्यूल्ड NT DNT नहीं बन सकता है, तो एटलीस्ट जहाँ भी हम हैं, चाहे OBC में हो, SC में हो, ST में हो, तो इसके लिए उप श्रेणी हमारे लिए DNT NT SNT की होनी चाहिए। अमालगमेशन इज नथिंग,
दिस इज अडल्ट्रेशन एंड अडल्ट्रेशन इज इंजूरियस टू द सोशल हेल्थ आल्सो। ऐसा हमारा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, अडल्ट्रेशन ना हो। अगर हम जहाँ हैं उनका एक उपश्रेणीकरण हो तभी हमें सामाजिक न्याय मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। क्योंकि जो कंपेरेटिवली स्ट्रांग होगा, जो सेटल्ड कम्युनिटी सेटल्ड होगी, स्ट्रांग होगी, वो सारा हक ले जाएगी। ऐसा होता ही है, जो तुलना में ज्यादा ताकतवर होगा बाकी लोगों का हक वो ले ही जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उपश्रेणीकरण हो, विद इन द कोटा सब कैटेगराइजेशन होना बहुत जरूरी है। ये हमने रिकमेंडेशन की हुई है। यहां तक कि हम ये चाहते हैं कि डिनोटिफाइड नॉमिनेटेड ट्राइब को एक साथ कर दिया जाता है, वो भी गलत है। ओबीसी के साथ कर दिया जाए, वो भी गलत है। इसमें भी कोटे का विभाजन होगा तब हमको लाभ मिलेगा, तभी हमको सामाजिक न्याय मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। एक और बात यह है कि एरिया रिस्ट्रिक्शन फॉर इश्यूइंग द डीएनटी सर्टिफिकेट मस्ट बी रिमूव्ड एज इट इज रिमूव्ड in the case of the scheduled tribe, that is despite of district wise certificate they must be given state wise caste certificate। हमारे मित्र यहाँ पे हमारी मथु बैठे हुए हैं, उन्होंने तमिलनाडु की अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि उधर भी कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही सम कास्ट सम ट्राइब आर गिविंग द सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट वाइज नॉट एट द लेवल ऑफ स्टेट वाइज। दिस इज रॉन्ग, बी अपोज इट। एक आपको बताएं कि एरिया रिमूवल रेस्ट्रिक्शन एक्ट पास हुआ था 1976 में, भारत सरकार ने एक पास किया था। वो शेड्यूल ट्राइब के मामले में था। शेड्यूल ट्राइब के मामले में ये था कि पहले कुछ तहसील में या कुछ जिलों में ही शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलता था, बाकी स्टेट में नहीं मिलता था। जब ये एरिया रिमूवल एक्ट पास हुआ है, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने 2014 में उसको इम्प्लीमेंट किया। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन उनको पूरे स्टेट में हर जगह लगभग सर्टिफिकेट, एक जिले के अलावा, एक तहसील के अलावा जिस स्टेट में वो रहते हैं वहाँ पे उनको सर्टिफिकेट मिलने लगा। तो अगर तमिलनाडु में ये समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है कि कुछ जिलों में तो आप डिनोटिफाइड ट्राइब है, कुछ में नहीं है, ये सरासर गलत है। उनको पूरे तमिलनाडु स्टेट में डिनोटिफाइड ट्राइब का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, बजाय इसके डिनोटिफाइड आप कम्युनिटी का सर्टिफिकेट देते हैं और वो भी जिलेवार देते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपके जज्बे, आपके भावनाओं को देखते हुए मुझे ये लगता है कि आपका इसी तरह का जुझारूपन कायम रहा और ऐसे डिमांड करते रहे, मिलते रहे दादा दाते से, हम लोगों से, सभी से, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। पहली बार आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहली बार 72 वर्ष बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे कमीशन की पहली रिकमेंडेशन थी कि परमानेंट कमीशन बने, जिस पे काम हो रहा है, उम्मीद है बन जाएगा। लेकिन फिलहाल एक परमानेंट डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया है, वो परमानेंट डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया गया है और हम इस बात के लिए बहुत ही खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि कर्मवीर दादा दाते को ही चेयरमैन बनाया गया है। उनमें जो जज्बा है, जो मैंने देखा है, उनमें जो मतलब विल पावर है, बिना विल पावर के कोई भी योजना सफलीभूत नहीं हो सकती। जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, और दृढ़ इच्छा शक्ति निश्चित रूप से उसी कम्युनिटी, उसी ट्राइब, उसी समुदाय के व्यक्ति में हो सकती है जिसने वो नियोक्ता को भोगा हो, जिसने